हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हुई एग्जाम्स की। तो आज हम लोग लेकर आए हैं, आज हुआ जो पहली पारी में पेपर हुआ था उत्तराखंड पीसीएस के मेंस एग्जाम का पहला पेपर था। उस पेपर को हम लोग देखेंगे जीएस वन में क्या कुछ आया था, कैसा पेपर रहा था, और जो मैंने बताया था क्या उसमें से कुछ आया कि नहीं आया। ठीक, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो था। मैंने आप लोगों से कहा कि एक बार देख लेना, उसको देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा। मैं जब भी कोई चीज़ बताता हूँ मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुना करो उसको। आप लोग क्या करते हो, मार्केट में जाके 10,000 15,000 20,000 की टेस्ट सीरीज ले रहे हो, ठीक है, और उसके बाद भी रिजल्ट क्या आता है उन टेस्ट सीरीज का, जीरो। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो वहाँ से फंसते हैं। मैं 10 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो आपको देता हूँ, और साथ ही आप लोगों से मैंने कब से कहा था, मतलब हर बार हर स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि हर पीसीएस के आप पिछले 2-3 साल के पेपर उठाकर देख लेना। इस बार के जो पेपर आपको देखने को मिलेगा ये यूपीएससी, ठीक है, प्लस यूपी पीसीएस आदि आदि का मिक्सचर है। मतलब आप पिछले 2 साल 3 साल के पेपर उठा के देख लोगे, पिछले पीसीएस के, पिछले यूपीएससी के, तो आपका पेपर पूरा का पूरा 100% पे 10% वहीं से फंसा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो वहाँ से बाहर आया होगा। तो जिन बच्चों ने इसको फॉलो किया होगा उन लोगों ने अच्छे से इस पेपर को किया होगा, और जो फॉलो नहीं कर पाए होंगे उन लोगों को सोचना पड़ा होगा। अदरवाइज ना आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है, ना मेंटोरशिप की ज़रूरत है। जो जो स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ आप उनको फॉलो करते जाओगे तो आप यकीन मानो आप काफ़ी कुछ अचीव कर लोगे। ठीक, लेकिन अब बच्चों को लगता है फ्री का कंटेंट है तो थोड़ा बच्चे उसको सीरियसली नहीं लेते। ठीक, अब मैं दिखाऊंगा कि जो मैंने कहा था उसमें से कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो आयोग ने आपको बेवकूफ़ बना दिया, और आयोग बिल्कुल ही अलग ही तरह का गेम खेल गया आपके साथ। ठीक, पहला क्वेश्चन, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि इस बार मैंने क्या कहा था। पहली लाइन जो मेरी वीडियो की थी उसमें मैंने ये कहा था कि भाई वैदिक काल को पढ़ लेना। ठीक है, वैदिक काल से यूपीएससी में लगातार 2 साल क्वेश्चन आया है, तो वैदिक काल आपका 100% ऐसा क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा। मैंने, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने टेस्ट सीरीज में वैदिक काल दिया होगा। मैंने हमेशा कहा था कि वैदिक काल से इस बार प्रश्न आएगा, वैदिक काल से आपका प्रश्न फंसा है। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था आपका चंद्रगुप्त मौर्य को एक बार पढ़ लेना। चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्ता से क्वेश्चन बनते हैं, और गुप्ता से समाज उमाज के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्ता, मतलब ये जो मौर्यास है, मौर्यास के टाइम को पढ़ लेना। ठीक, तो वहां से क्वेश्चन आया है। ये जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व क्या थे, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, थ्रो अ ब्रीफ लाइट अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, ये क्वेश्चन था। दार्शनिक क्रांति के जन्मदाता नहीं थे, उन्हें केवल क्रांति की सूचना दी थी, उन्होंने केवल क्रांति की सूचना दी थी। तो ये क्वेश्चन आपका कहां से है, ये आया आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से। ठीक है, आपकी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रेफरेंस लेकर अगर आप इसको लिखोगे तो ये आपको लगभग लगभग सही हो जाएगा। जैसे कि वॉल्टियर वॉल्टियर आदि जितने भी थे, इन लोगों ने क्या किया, एक माहौल बनाया। आप देखोगे जो फ्रेंच क्रांति है, जब आप पढ़ते हो उसके 7-8 पॉइंट हैं, उसमें एक पॉइंट आता है कि उसमें दार्शनिकों का बहुत बड़ा रोल था। दार्शनिक क्या कर रहे थे, ये विचार उनके दिमाग में डाल रहे थे कि आपको डेमोक्रेसी चाहिए। ये विचार उनके दिमाग में डाल रहे थे कि शासन जो है बहुत गलत तरीके से आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, ये आइडिया उनको दिया। लेकिन उनका जो प्रस्फुटन जो था, यानी कि जो क्रांति की शुरुआत हुई, वो दार्शनिकों ने नहीं की, वो आम आदमी ने की, आम लोगों ने की। हर जगह यही होता है। जैसे आप भारत की क्रांति को देखें, भारत में 1857 की क्रांति थी, वो कभी दार्शनिकों ने नहीं की, उसको करने वाले कौन थे, आम लोग थे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, दार्शनिकों की बुद्धि से होता है। तो फ्रेंच क्रांति से रिलेटेड था इसका मेनली। ठीक है, ये जो भ्रंश घाटी क्या है, मैंने कहा था यूपीएससी के पेपर देखना, पिछले साल ही पूछा गया भ्रंश घाटी के बारे में। तो यूपीएससी में ही पूछा था, यूपीपीसीएस में शायद आया था, एक बार चेक कर लेना। व्हाट इज द रिफ्ट वैली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसको मतलब मैंने शायद वीडियो में बताया था आपको, लास्ट वाले वीडियो में, एक बार आप देखना तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। रिफ्ट वैली क्या होती है, ठीक है, भ्रंश घाटियां क्या होती है, भ्रंश घाटियां क्या होती हैं, इस तरह की घाटियां बनती हैं, भ्रंश घाटियां कहते हैं इनको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गरीबी सामाजिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है, ये क्वेश्चन आना ही था। तो मैंने आपसे कहा था गरीबी को पढ़ लेना। गरीबी के अलग अलग आयाम जो थे यूपीएससी के पेपर में पिछले साल के, यूपी पीसीएस के पेपर जो है पिछले साल का, उसमें गरीबी के अलग अलग आयाम दिखाए। पहला था कि जो गरीबी है वो सामाजिक नहीं होती बल्कि मानसिक होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक और ऐसे ही संबंधित और क्वेश्चन भी था। तो गरीबी सामाजिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं, हाउ डज पोवर्टी अफेक्ट द सोशल stability, what measures can be implemented to elevate its impact। बहुत ही गंदा सा इसमें थोड़ा दिख रहा है तो आप लोग को भी शायद उतना साफ नहीं दिख पा रहा होगा। तो
इस क्वेश्चन का आना बनता ही था, आपको पता ही है कि जो गरीबी है, गरीबी से संबंधित क्वेश्चन आपका आता है, और मैंने कहा था देख लेना आप लोगों से गरीबी वाला क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपने इसको तैयार भी किया होगा। तो यानी कि 50 शब्द वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, आसान क्वेश्चन थे। अब आते हैं इसके सेकेंड पोर्शन में, जो क्वेश्चन सबसे ट्रिकी था और सबसे मुश्किल पोर्शन यही वाला पोर्शन था। क्यों था? इसमें आपसे पूछा गया है मिडेवल हिस्ट्री पूछी गई है। सिलेबस में कहीं देखी मिडेवल हिस्ट्री? नहीं देखी होगी ना, सिलेबस में कहीं भी मिडेवल हिस्ट्री आपकी नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, मेन एग्जाम में आपकी मिडेवल हिस्ट्री दे दी गई। जैसे तराइन के प्रथम युद्ध पर संक्षेप में लिखिए, 100 शब्दों में लिखना था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1911-1901, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लल्लू पल्लू क्वेश्चन अब जो है किसी पीसी में पूछे भी नहीं आते हैं, यहाँ पूछा गया तो बहुत हल्का क्वेश्चन था, बट ये आपका सिलेबस में ही नहीं था। तो ऐसा क्वेश्चन है जो अपने मन से आयोग ने दे दिया ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आयोग वही बच्चा कर पाएगा जिसने प्री वरी में थोड़ा पढ़ा होगा, अदरवाइज मेंस में बच्चों ने छोड़ दिया होगा, क्योंकि था ही नहीं तो कौन पढ़ेगा इसको। तो इसी तरीके से फिर आगे किया, बलबन के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो ये क्वेश्चन भी आपका नहीं था, लेकिन दे दिया है, आप क्या करेंगे इसको, अब दे दिया तो करना ही पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की व्याख्या कीजिए, डिस्क्राइब द डेक्कन पॉलिसी ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत आसान से क्वेश्चन है, अगर मिडेवल हिस्ट्री का दिया होता सिलेबस में तो बहुत आसान क्वेश्चन कंसिडर होते, बट दिया ही नहीं था, बच्चे को पता ही नहीं था, गेम के नियम जो थे बदल दिए आखिरी टाइम में, तो फिर बच्चे क्या कर सकते हैं ना, ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं थे। मोहम्मद तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण क्यों कहा जाता है? वाई इज द मोहम्मद तुगलक कॉल्ड अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स? बिकॉज जो मोहम्मद तुगलक था बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसकी सोच हर चीज़ के पीछे अच्छी रहती थी, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे वो सही से नहीं कर पाता था। जैसे दौलताबाद में उसने अपनी राजधानी को बदला था, दक्कन की तरफ उसने जो ये कर लगाया था, जो उसने नदियों के किनारे वाले क्षेत्र पे कर लगाया था, वो कर लगाने की नीति भी सही थी, बट वो लगाया गलत टाइम पे, जब अकाल पड़ रहा था तब लगाया। तो ये 2-3 घटनाएं उसके जीवन की थी। उसने टोकन मनी चलाने का प्रयास किया, जिससे उसके राज्य कोष में कम दबाव पड़ता, लेकिन अंततः उसने क्या किया, टोकन मनी की कॉपी हो गई, तो कुछ चीज़ें उसके हक में नहीं गई, ठीक है। इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति के विषय में था, फिर उसने क्या किया था, मलिक काफूर को वहाँ भेजा था, आदि आदि बहुत सारे इसमें। बलबन का राजत्व का सिद्धांत क्या था? वो कहता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सामने और कोई व्यक्ति नहीं है, राजा ही सर्वे सर्वा है, ठीक। तराइन का युद्ध जो था, इसमें मोहम्मद गौरी जो था, उसने तराइन के प्रथम युद्ध में जो था मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, और जो पृथ्वीराज चौहान थे वो जीत गए थे, और उसके बाद दूसरे युद्ध में वो मारे गए थे। पहले युद्ध में हाथियों ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, सेकंड युद्ध में हाथियों ने निभाई थी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने हाथियों को तीर मारा तो हाथी उल्टा दौड़ गए थे, आदि आदि इसमें कुछ बातें थी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था भाई मॉडर्न जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन पड़ गया है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बस बाकी कुछ मत पढ़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ गया। अब आगे, पामीर का पठार संक्षिप्त भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें। तो पामीर का पठार जो है ज्योग्राफिक अकाउंट ऑफ द पामीर प्लेटू, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं पूछा गया था कहीं पे, तो थोड़ा बहुत आपने खुद भी पढ़ना चाहिए था। तो 8 नंबर का क्वेश्चन था, हल्का फुल्का तो हर किसी ने लिख ही दिया होगा पामीर के पठार के बारे में, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ऐसा था जो एक्सपेक्टेड नहीं था। प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान देते हैं? ये क्या किस तरह का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है या क्या है, ठीक है, या सोसाइटी का है, थोड़ा इकोनॉमी टाइप का लग रहा है, बट सही है। प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग क्या है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो लिख तो लोगे इसको, ऐसा कुछ नहीं, और डेटा वेटा आपके पास होगा तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। यानी कि हाउ डू प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ रूरल एरिया? भूकंप के उत्पन्न होने वाली विभिन्न तरंगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, भूकंप और बाढ़ बहुत इंपॉर्टेंट था, बाढ़ से नहीं पूछा, तो भूकंप मेरे को लगता था कि आता आएगा, और एक था लैंडस्लाइड। ये 3 मैंने आपको बताए थे, इन तीनों में से कोई ना कोई आपका आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपका पिछले सालों में यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है, यूपीएससी ने शायद एक बार पूछा है पिछले 5 सालों में, ठीक। और उसके अलावा जो है ये बीपीएससी ने पूछा है, इसके अलावा आपका एमपीपीएससी ने पूछा है, तो 2-3 जगहों में ये क्वेश्चन आया है। तो इसलिए मैं कहता कि पिछले साल के पीसीएस के पेपर सब जगह देख लो, आसान प्रश्न था, हर कोई कर लेगा इस क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका लिखिए। तो ये क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस क्वेश्चन में महिलाओं की भूमिका आ रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसने पूछना ही था। और सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका पूछ दी है, तो ये पूछा ही जानता। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, बट मैंने फ्रेमिंग अलग की थी, इसने फ्रेमिंग अलग की है। बाकी महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में ही पूछा गया दोनों का। डिस्कस द रोल ऑफ द वुमेन इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया।
ये क्वेश्चन देखो, ये 15 वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो भाई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं हमेशा कह रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं कल निबंध में भी ये क्वेश्चन देखा था, आज यहाँ भी देखिए। धार्मिक विविधता यानी कि सेकुलरिज्म की बात हो रही है, अभी पॉलिटी वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे हम, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। तो धार्मिक विविधता यानी कि सेकुलरिज्म की बात यहाँ पे भी की गई है, वही सारी चीज़ें इसमें लिखनी है जो आजकल चल रहा है, हिंदू मुसलमान वाला केस है, वही यहाँ पे लिखना था कि आपको सेकुलरिज्म कैसे बच सकता है इंडिया का, और धार्मिक विविधता को कैसे हम बचा सकते हैं, वो वाली बात यहाँ पे की थी। व्हाट आर द मेन चैलेंजेस arising out from the religious diversity in the Indian society, how they can be addressed। तो ये क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरोपवासियों द्वारा इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो पहले यूपीएससी में पूछा गया था, हाल फिलहाल में यूपीएससी ने भी इसको नहीं पूछा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे अब तो नहीं आता था, लेकिन ये अचानक से पूछ जाए, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड टाइप का था। ये वही वाली चीज़ है, कुछ तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है कि एल्बर्ट बिल क्या था। एल्बर्ट बिल आया था कि जो गोरे लोग होंगे अब उनको भी भारतीय जज जो है उनको जज कर पाएंगे, तो उसी के ऊपर आया था, जिसमें गोरे लोग जो थे, यूरोपियन जो थे, उन्होंने बहुत इसके ऊपर हो हल्ला किया था। तो एल्बर्ट बिल उसी से संबंधित था। अगला, दादा भाई नौरोजी का धन का सिद्धांत क्या था? ये बहुत हल्का क्वेश्चन था, ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल में, जो ड्रेन थ्योरी थी दी थी अपनी, ठीक है। तो ये हल्का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं बताया था आपको। व्हाट वाज द दादा भाई नौरोजीज थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ? राजा राममोहन राय का मूल्यांकन कीजिए, पिछली बार का लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। राजा राममोहन राय तो उत्तराखंड पीसीएस का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। पिछली बार अपर पीसीएस प्री में कुछ पूछा था, लोअर पीसीएस में पूछा था, और आज यहाँ पे अपर पीसीएस में पूछ लिया है। राजा राममोहन राय को पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। अगले एग्जाम के लिए भी, कभी कोई एग्जाम होगा तो राजा राममोहन राय को पढ़ लेना, ये लोग बार बार घुमा घुमा के देते हैं। 1942 के क्रिप्स मिशन पर प्रकाश डाली। मैंने आप लोगों से क्या कहा था? मैंने कहा था 1942 का मिशन पढ़ लेना, 1930 की क्रांति पढ़ लेना, नमक आंदोलन, और ये पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बन रहे हैं। अब यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे, तो जाहिर सी बात है कि स्टेट भी देगा। तो उसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि भाई क्या कारण थे क्या नहीं था, उसने सीधे क्रिप्स मिशन पूछ लिया, यानी 1942 की क्रांति से ही संबंधित क्वेश्चन है। डायरेक्ट नहीं कहेंगे तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन 1942 से आया हुआ है। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? अब ये आईआर का क्वेश्चन दे दिया इसने, थोड़ा थोड़ा आईआर टाइप का क्वेश्चन दे दिया। तो अब ये तो कहना ही नहीं है कि भाई आईआर का जो क्वेश्चन है वो आईआर में ही पूछेगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन केवल इकोनॉमी में पूछेगा। इकोनॉमी हिस्ट्री में पूछ सकता है, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ सकता है, ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन आईआर में पूछ सकता है। कोई कहीं लिंक नहीं हो रहा, मतलब चार के चार पेपर कहीं भी कुछ भी आ सकता है। तो शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोल्ड वॉर? तो कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हैं? वही था जो 1950 के बाद हम लोग देखते हैं कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अमेरिका और रशिया जो थे आपस में लड़ रहे थे, दोनों के आपस में गुट बन गए थे, और इसके बाद एक बना था आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन भी इसके उसमें हुआ था। और भारत ने किसी भी गुट का समर्थन करने की कोशिश नहीं की। भारत चाहता था कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहे, हमारी विदेश नीति इंडिपेंडेंट रहे, आदि आदि इसमें आप लिख सकते थे। भारत में प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मैंने बताया था कोयला का। मैं कह रहा था कि कोल आएगा, बट इस बार आ गया आपका तेल और प्राकृतिक गैस, तो लगभग वो मिलता जुलता है, बट फिर भी मैंने कोल बताया था, इस बार प्राकृतिक गैस का है। प्राकृतिक गैस, व्हाट आर द मेजर ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया? आग्नेय चट्टान, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया पता नहीं। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं और प्रकारों का वर्णन किए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, आदि आदि क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा ऐसे कोई चीज़ें जो खुद से आपको पढ़नी पड़ेंगी। महासागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पिछले 3 साल में 2 बार पूछा है, ये 3 साल में 2 बार पूछा है ये क्वेश्चन महासागर वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने शायद बताया भी था आप लोग को कि महासागर इंपॉर्टेंट है। महासागर, करेंट, अल नीनो, ला नीनो, ये मैंने आपको बता रखा था एक जगह पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। एज एक्सपेक्टेड ये आया है, यानी कि डिस्कस इन द ब्रीफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम द ओशन। सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का उल्लेख कीजिए और यह विवेचना कीजिए कि भारत में सामाजिक सशक्तिकरण की क्यों आवश्यकता है। Mention the various dimensions of the empowerment and explain why the social empowerment is the required in India। social empowerment क्यों जरूरी है? तो इसमें सारे empowerment आ गया आपका, SC ST empowerment आ गया, ठीक है, महिलाओं का empowerment आ गया, जो दिव्यांग हैं दिव्यांगों का empowerment आ गया, तो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। सबको लिख देना था, बहुत बढ़िया बन सकता था ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉलिसी वॉलिसी लिख दीजिए तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। मैंने बताया था वोमेन पे आ सकता है कि इस बार वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हो सकते हैं, बट इसने युवाओं पे पूछ दिया। तो युवाओं पे क्या हुए हैं? युवाओं की जो सोच है वो बदली है। युवा जो हैं विवाह जैसी जो संस्थाएं हैं उनसे थोड़ा सा आगे निकले हैं, उनको उसमें थोड़ा कम विश्वास रहा है। युवा जो है उन्मुक्त तरीके से रहना चाहते हैं, उनके करियर ऑप्शंस बहुत डाइवर्सिफाई हुए हैं, उनके भोजन करने का तरीका बहुत डाइवर्सिफाई हुआ है, तो उनके सामाजिक रूप से बहुत परिवर्तन हुआ। आर्थिक रूप से जो युवा हैं वो 2 भागों में बढ़ गए। कुछ युवा ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं और कुछ युवा ऐसे हैं जो बहुत कम कमा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक गैप उनके बीच में आया। तो वैश्वीकरण ने बहुत सारे आयाम, इसके अलग अलग आयाम बन सकते थे, यानी कि इसका इकोनॉमिक पोर्शन आप डाल सकते थे, इसका सोशल आप डाल सकते थे, इसका कल्चरल आप डाल सकते हैं। अब कल्चरल में भी हम देख रहे हैं कि
अपने निजी कल्चर को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट आप डाल सकते थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ में डाली जा सकती थी, अच्छा क्वेश्चन ही बन सकता था। कुल मिलाकर ये रहा कि इस पेपर में आयोग से ये शिकायत रही कि आयोग ने आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन दिए, वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना देता तो काफ़ी सारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते थे। और जो मैंने बताया था उसमें से कम आप ये कह सकते हैं 60-70 नंबर का, 70-80 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ऋग्वेदिक वाला 5 नंबर का, 5 नंबर का चंद्रगुप्त 10 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गरीबी वाला 10-5 15 नंबर हो गए। 15 नंबर के बाद फिर आपका ये तो छोड़ ही देते हैं, इसमें तो ये आउट ऑफ सिलेबस ही है, ठीक है। फिर इसके बाद 8 नंबर का ये है 15-8 23 नंबर। 23 नंबर के बाद आपका भूकंप वाला है 23 और 8 31 नंबर। 31 नंबर के महिला वाला 31 और 8 39। 39 और धार्मिक विविधता वाला 39 और 8 47। अभी देखते रहिए, मैं जोड़ने में थोड़ा गलती भी हो सकता हूँ। 47। 47 के बाद आपका एक क्रिप्स मिशन वाला 47-10 57। 57 के बाद आपका महासागर वाला 57-10 67। सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम, थोड़ा बहुत मतलब ये कुल मिलाकर मोटा मोटी हमें मान सकते हैं कि 70 नंबर का लगभग आया था। एक 10 मिनट की वीडियो देख के आपको 70 नंबर का फायदा हो सकता था, ठीक है। बाकी आप अपने मन से भी थोड़ा बहुत लिखते। तो काफ़ी अच्छा पेपर था, पेपर बढ़िया था, पेपर का कोई बहुत ऐसा लेवल हाईफाई लेवल नहीं था, बट ये था कि कुल मिलाकर आयोग ने आपको डिच कर दिया। आयोग ने जो देना था वो ना देकर कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो 8 चक्को 32 यानी कि 8 × 4 तो 32 नंबर का ऐसा था जो आउट ऑफ सिलेबस था आपका, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये थोड़ा शिकायत है। बाकी पेपर अच्छा था। जिन बच्चों का कैसा गया आप लोग बताइएगा, अपना अपना पेपर किसका कैसा गया। बाकी पेपर ठीक था, बढ़िया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद दूसरे वाले पेपर को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। आगे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी मैसेज है कि भाई आप लोग जब पढ़ते हो ना, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ा करो, थोड़ा सा सुन लिया करो एक बार बात को, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप पैसा देकर रिसोर्सेज खरीदोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनते हैं तो उन वीडियोज़ को थोड़ा बहुत देख लिया करो। मैं हर वीडियो के लिए नहीं कहता अपने, बट जो ये वीडियो में बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है तो उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी फालतू वीडियोस, बाकी तो कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं जो खाली बनाने के लिए बनाते हैं, हम लोग भी उतना एफर्ट नहीं डालते, बट इन वीडियोस में एफर्ट होता है, ठीक। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें आप लोग अपना।